अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज डबल हेडर था जी। नीदरलैंड का श्रीलंका के साथ मैच था, जो कि आसानी से तो नहीं, खैर जीत गए आखिरी ओवर में जाके। और साउथ अफ्रीका का इंग्लैंड के साथ था। साउथ अफ्रीका ने मार मार के इंग्लैंड की दुर्गस बना दी। ऐसा कोई फेंटा लगाया आज उन्होंने, इतनी कोई अखीर बैटिंग की, आउटस्टैंडिंग किस्म के छक्के मारे, मज़ा आ गया देखने का। जिसने, मैं समझता हूँ, एंड वाले ओवर्स नहीं ना देखे वो मिस कर गया। अभी जाएँ और जाके हाईलाइट्स देखें। उसके बाद आज पाकिस्तानी टीम के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तानी टीम की, पोजीशन क्या है इस टाइम वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल के हिसाब से, उसके बारे में बात करेंगे। सरफराज अहमद और अबरार के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, पेज को फॉलो कर लें और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं जी आज के पहले मैच की तरफ, जो कि नीदरलैंड और श्रीलंका का था। उसमें मैक्स और दाऊद ने 16 रन की इनिंग खेली है। ओपनिंग में कुछ इतना ख़ास नहीं। विक्राम सिंह नीदरलैंड के 4 स्कोर के बाद आउट हो गए। उसके बाद एकरमैन भी 29 रन की इनिंग खेली। मैं समझता हूँ आज फिर ये जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद दिलीप ने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद निदामन रू ने भी कुछ नहीं किया। 70 रन की इनिंग एंगल बर्ट ने खेली है, वो अच्छी इनिंग खेली है। उसने 4 चौके और 1 छक्का मार के टीम को थोड़ा सा सहारा दिया। आज फिर ये 70-71 के स्कोर पे 3-4 आउट हो गए थे। तो उसके बाद 59 की यूआन वीक ने एक अच्छी इनिंग खेली है। टीम को थोड़ा सा सहारा मिला और स्कोर जो है इनका 262 पे गया। लेकिन ब्रिलियंट बॉलिंग करवाई है जी मधुशंका ने और काशुन रजितका ने। 4-4 आउट दोनों ने किए हैं और एक 9.4 में मधुशंका ने 50 रन दे के 4 आउट किए हैं। उसके बाद 9 ओवर में 50 ही रन दिए हैं जी काशुन रजिथा ने। और आज करुणोत्रे ने 9 ओवर में 58 रन, एक मिडन के साथ। उसके बाद एक विकेट लिया जी तिशाना ने। उसके बाद बाकी दुशान हमेशीना ने 8 ओवर में 42 और दी सिल्वा ने 4 में 13। कोई इतनी खास इफेक्टिव बाकियों ने बॉलिंग की, 4-4 आउट ऊपर से हो गए थे। तो नेदरलैंड का ऑलरेडी स्कोर बहुत थोड़ा था, जो कि श्रीलंका के ईजिली आखिरी ओवर में तकरीबन चेज़ कर लिया 5 विकेटों के नुकसान पे। 54 रन की इनिंग खेली है निशंका ने। उसके अलावा 91 की ब्रिलियंट इनिंग समारा विकर्मा ने खेली है। 7 चौके 107 बालों पे मारे हैं जी उन्होंने। 91 टोटल स्कोर बनाया। उसके बाद श्रीलंका ने 44 रन की इनिंग खेली है। 66 बालों पे 2 चौके और 1 छक्का मारा है। उसके अलावा दिसिल्वा ने 30 रन की इनिंग खेली है, तो जिसकी वजह से ये इजीली तकरीबन 5 विकेटों से जीत गए। ये था जी आज का श्रीलंका और इनका का मैच, नेदरलैंड का। और चलते हैं आज के दूसरे मैच की तरफ, जो कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का था। साउथ अफ्रीका ने ऐसा मारा, मार मार के दुर्गस बना दी इनकी, इतना को फेंटा लगाया है। इंग्लैंड तो टोटली तौर पे क्या उसको कहते हैं, वो हो गई थी। मुझे तो इंग्लैंड की विकेटें गिरते हुए ऐसे लग रहा था जैसे आज ये नवाज शरीफ का जलसा देखने जा रहे हैं। बार बार आते जाते लाइनें लगी हुई थी। आज नवाज शरीफ साहब भी 4 साल के बाद आ गए हैं, तो काफ़ी क्राउड उनके जलसे में भी देखने मिला। खैर बात करते हैं जी, मैच की तरफ आते हैं। बहुत अच्छी इनिंग खेली है जी इंग्लैंड की तरफ से। किसी ने भी नहीं खेली, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ हैरी ब्रोक ने किए हैं 17 रन, 15 रन जोस बटलर ने किया है, जॉनी बेस्टो ने 10 किया है। कुछ भी नहीं किया। 35 रन जो गए थे अतिक्सन, उन्होंने किया है। ये इनका टोटल स्कोर था जी। 170 पे इंग्लैंड की आल टीम आउट हो गई। ऐसा फेंटा लगाया साउथ अफ्रीका ने, ऐसा फेंटा लगाया। 2 आउट किए हैं जी लिंगी निगुदी ने 5 ओवर में 26 रन दे के। उसके बाद 5 में 35 जैनसन ने ब्रिलियंट बॉलिंग की है, 2 आउट किए हैं जी इन्होंने। इसके अलावा 3 कोटिसी ने 3 आउट किए हैं। एक एक विकेट मिली है रबाडा को और किशोर महाराज को। लेकिन ब्रिलियंट इनिंग खेली है जी आज हैंड्रिक्स ने। 85 रन की इनिंग खेली है, टॉप ऑर्डर में आके ज़बरदस्त 9 चौके और 3 स्टाइलिश छक्के मारे हैं इन्होंने, मज़ा आ गया उनकी। और डॉसन ने एक दफ़ा फिर अपने आप को प्रूव किया और वन डाउन पोजीशन के ऊपर 60 रन की ब्रिलियंट इनिंग खेली है, तो मज़ा आया। कैल्सन को कैसे भूल सकते हैं जी, सेंचुरी मेकर, वन एंड ओनली टुडे सेंचुरी मेकर कैल्सन। 4 ब्रिलियंट सिक्सेस, 12 फोर्स, मज़ा आ गया जी। 67 रन पे एक मौके पे लग रहा था कि ये 300 सवा 300 स्कोर करेगी, लेकिन दूसरा चौका मार दिया दी। 400 रन दूसरी दफ़ा वर्ल्ड कप में इसमें साउथ अफ्रीका ने फिर से लगा दिए हैं और तबाही की बैटिंग किया और अगली आने वाली टीमों के लिए डेंजरस हो सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलिंग का ये ट्रैक नहीं है। आज फिर
टोपले ने 3 तो आउट किए हैं, लेकिन वो 88 रन दे के 3 आउट किए हैं उन्होंने। बार बार मैं पहले भी कह रहा था कि हारिस रऊफ को भी पेसर को मार पड़ी है और आज इसको फिर पेसर को मार पड़ी है। तो इंडिया में जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ता जा रहा है, फास्ट बॉलर्स के लिए ड्रोना ख्वाब होता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है हमें। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इब्रार को किसी तरह टीम में डाल दें, मिस्ट्री स्पिनर है उसको डाल दें, स्पिनर की एक ज़रूरत है। तो स्पिन ट्रैक जो है आगे, अब अगला मैच पाकिस्तान का चेन्नई में भी, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। पहले मैं इंग्लैंड का बता दूंगा। आज डेविड विले ने 9 ओवर्स में 61 रन दिए हैं, 1 मिडन करवाई है इन्होंने जी। उसके अलावा जोए रूट से पार्ट टाइमर्स से बॉलिंग करवाने पड़ रही है इंग्लैंड को, ये हालत हो गई है। मैं समझता हूँ मोइन अली को टीम में होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा प्रेशर और बनता है उनकी बैटिंग से भी, और बॉलिंग भी बहुत ब्रिलियंट करते हैं। मैं समझता हूँ, समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं खिला रहे इंग्लैंड वाले मोइन अली को। एक अच्छा ऑलराउंडर है, ऊपर से वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, अटैक करते हैं, नज़र तो वो आते रहते हैं फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए नजर। लेकिन पता नहीं, सुनने में आया था पहले कि ये इंजर्ड है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर इंजर्ड ना होते तो फिर पानिशानी क्यों पिलाने आते हैं, ये नेट्स में प्रैक्टिस भी करते नजर आते हैं। लेकिन क्यों नहीं खिला रही इंग्लिश टीम अभी तक, ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या कर रहे हैं इंग्लिश टीम के कैप्टन। उसके बाद 2 विकेट लिए हैं जी डिक्सन ने, और उसके बाद 2 विकेट लिए हैं आदिल रशीद। बेस्ट बॉलिंग में समझता हूँ कि हर टीम एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जा रही है। जैसे इंडिया की टीम कुलदीप यादव के साथ जा रही है, ऑस्ट्रेलियन जैम्पा के साथ जा रहे हैं, और इधर आदिल रशीद। तो हर एक टीम एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जा रही है। लेकिन हमारी टीम मैं समझता हूँ कि फिर वंस अगेन पुअर बॉलिंग जो रही है। कल के मैच में जब वो उसामा से कैच ड्रॉप हुआ है, मैं समझता हूँ उसके बाद कुछ भी नहीं किया। उसामा से कैच ड्रॉप हुआ, किसी बंदे ने उसको जाके वो भी नहीं किया कि यार कोई मसला नहीं, कोई नहीं, पुशअप नहीं किया उसको, किसी ने उसको जाके वो नहीं किया कि यार कोई बात नहीं, मोटिवेट नहीं किया कि यार कोई बात नहीं, हो गया ड्रॉप, ठीक है। लेकिन एक क्रूशियल कैच था, वो ड्रॉप करने के बाद मैं समझता हूँ उसकी बॉलिंग पे उसका बहुत असर पड़ा कि वो थ्रू आउट द पूरी जो इनिंग है ना, वो प्रेशर कैच का ही लेके बैठ गया। 22 के ऊपर डेविड वार्नर थे। मैं समझता हूँ कि अगर वो कैच पकड़ लेते तो उस टाइम गेम चेंजिंग सिचुएशन हो सकती थी, मैच का रिजल्ट भी टोटली तौर पे चेंज हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कल बड़ा बुरा दिन था। लोग अभी तक बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि यार कर सकते थे हम लोग, जीत सकते थे, मैच में वापस आ गए थे। लेकिन फिर उसी तरह से एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी टीम नाकाम रही, और 2 हारों के साथ अब तो टेबल के ऊपर काफ़ी मुश्किलात नज़र आती हैं पाकिस्तान टीम की। साउथ अफ्रीका मुझे लग रहा है कि 3 टॉप में अभी तक रहेगी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और पाकिस्तान का मैच पड़ेगा चौथे नंबर पे कि कौन जाती है इनमें, क्योंकि इंग्लैंड भी 3 मैच हार गई है और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के 2-2 पॉइंट्स के साथ बराबर है। तो इन 3 का चौथी पोजीशन के ऊपर मैं समझता हूँ कि मैच फंसेगा कि कौन आएगा इस स्लॉट के ऊपर। लेकिन आज अगर अफ्रीका हार जाती तो फिर टेबल में ओपन हो जाना था, क्योंकि फिर 2 इंग्लैंड ने जीत जाने थे, 2 जीत जाने थे पाकिस्तान ने, 2 ऑस्ट्रेलिया ने, और 2 ही अफ्रीका ने। 2 अफ्रीका एक हारी हुई थी, तो एक आज का हार जाती तो 2-2 बराबर हो जाने थे। फिर मैं समझता हूँ कि 2 स्लॉटें अवेलेबल होनी थी, तो मैच तगड़ा पड़ जाना था इन चारों के लिए। लेकिन आज अफ्रीका ने एक दफ़ा फिर प्रूफ किया, और क्या उसको कहते हैं, अच्छी बैटिंग के साथ 400 दूसरी दफ़ा वर्ल्ड कप में लगा के अपने आप को साबित किया कि नहीं, इस दफ़ा हम लोग एक प्रॉपर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। नो डाउट वो नीदरलैंड से हार जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह ताला अफ्रीका को हराएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि पॉइंट टेबल के बारे में डिस्कस करूँ, कि उसके बाद आते हैं अबरार और सरफराज की तरफ। पॉइंट्स टेबल में मेरे ख्याल से अब अगला जो शेड्यूल है, जो पहले मैंने बनाया था कि अगर हम लोग बांग्लादेश से भी जीत जाते हैं, अफ़गानिस्तान से भी जीत जाते हैं, उसके अलावा साउथ अफ्रीका से मैं समझता हूँ कि जीत के 3 जीतें ये हो गई, 2 हम ऑलरेडी जीते हुए हैं, और न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड में से एक टीम से अगर हम हारते हैं तो फिर भी हम ओपन है। अभी भी 6 जीतों के साथ हम लोग तो एग्जैक्ट कन्फर्म है मेरे ख्याल से। अभी तक की जो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन के हिसाब से, अगर पाकिस्तान 6 मैच जीती है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर देगी। लेकिन अगर क्या उसको कहते हैं, अगर 5 जीतें जीती है पाकिस्तान टीम, अगर ऑस्ट्रेलिया का सॉरी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में से अगर 2 मैच हार जाती है, 5 पाकिस्तान मैच जीत जाए, तो फिर अगर मगर पे सिचुएशन आएगी, फिर हमें इंग्लैंड का भी टेबल को देखना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया को भी देखना पड़ेगा, सारे मैचेस के वो किस तरह हारते हैं या जीतते हैं उनके पॉइंट्स टेबल के हिसाब से भी। तो ये इस टाइम सिचुएशन जो है पाकिस्तान को, अभी अगला टारगेट जो है चेन्नई में पाकिस्तान टीम आज पहुंच भी गई है, और आज रेस्ट के बाद कल से प्रैक्टिस सेशन का शुरू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मंडे का मैच है। तो मेरे ख्याल से पूरा फोकस पाकिस्तान टीम को मंडे के मैच पे अगेंस्ट अफगानिस्तान होना चाहिए, क्योंकि वो एक स्पिनिंग ट्रैक है। तो मेरे ख्याल से डाल देना चाहिए शादाब को भी, 3 स्पिनर्स के साथ चले जाए, एक फास्ट बॉलर को बिठा दे। मैं तो समझता हूँ
3 स्पिनर्स के साथ चले जाएं कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तीनों स्पिनर्स एक ही कैटेगरी के हैं। ऑलराउंडिंग में आते हैं, T20 में तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर इनको वनडे में थोड़ा सा फंसते हैं। कल उसामा मीर ने कोई इतनी को खास बॉलिंग नहीं की, हम लोग कह रहा था मैं कि यार उसको चांस दे दे, लेकिन बनता भी था। शादाब आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसको वार्म अप खिलाया, उसमें भी अच्छी इन्होंने बॉलिंग की। तो अगर पहले मैच से खिलाते तो उसामा का भी मोमेंटम बना होता, रिदम बना होता और कॉन्फिडेंस में होता बच्चा। और कल उसको बिल्कुल भी किसी ने कॉन्फिडेंस नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि ये कल लैक ऑफ कैप्टनसी थी, पुअर कैप्टनसी थी बाबर आजम की। यार किसी सीनियर प्लेयर या किसी ने भी जाके उसको, उसामा को यार पुश नहीं किया, यार कोई बात नहीं, क्या ड्रॉप हो गया ठीक है। अगर वहां पे उसको पुश कर देते, थोड़ा बहुत बच्चे को जाके वो मोटिवेट कर देते, तो मैं समझता हूँ उसका असर जो है ना वो बॉलिंग पे ना होता। वो उसने ऐसा प्रेशर लिया कि पूरे ओवर्स में ना उसने मार खा ली, ये मसला हुआ। और नहीं तो नो डाउट मैं अभी भी कहता हूँ कि उसामा मीर शादाब से अच्छा बॉलर है, अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से वो बहुत अच्छी बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन वो कल उसके ऊपर प्रेशर था तो वो इसलिए परफॉर्म नहीं कर सका। तो शादाब से अच्छी बॉलिंग इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अगले मैच में भी वो करेगा। तो देखते हैं कि कल पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस सेशन में क्या करती है, उस हिसाब से नजर आएगा कि किस स्ट्रेटेजी के साथ पाकिस्तान टीम आगे जाती है। तो मेरे ख्याल से अभी भी पाकिस्तान के बाद चांस, प्रॉपर पूरा चांस है कि अभी भी हम लोग इंशाल्लाह ताला सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए यही है कि एक एक मैच को लेकर चलें, पूरा ना सोचें, एक एक मैच को लेकर चलें। अफगानिस्तान के खिलाफ अगर जीतते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ जीत जाते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। और रन रेट जो है ना, नेट रन रेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पाकिस्तान टीम को चाहिए मेरे ख्याल से अब चेन्नई के मैच में ना एक स्पिनर को क्या उसको कहते हैं खिला लें। इब्रार को अगर खिला लें ना तो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा। अभी भी बाबर आजम के पास चांस है, अभी भी चांस है कि कुछ ना कुछ कल कुछ करके इब्रार को डालें, क्योंकि सलमान अली आगा तो वो अनफिट है, बुखार हुआ उसको, और हमारे पास एक अच्छा बहाना भी है कि हम लोग इब्रार को इन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे टूर्नामेंट जाएगा उसमें स्पिनिंग ट्रैक मिलेंगे हमें। तो ये चेन्नई में हमारे लिए एक अच्छा चांस है कि हम अफगानिस्तान को एक अच्छे तरीके से मारें और पूरा मोमेंटम लें और आगे इंशाल्लाह ताला कंटिन्यूसली जीतते रहें। तो ये एक चांस होगा। नहीं तो अगर पाकिस्तान टीम 5 मैच जीतती है तो फिर अगर मगर में सिचुएशन आ जाएगी, वो बड़ा मुश्किल मामला हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से रोड मैप था अभी तक का पाकिस्तान के हिसाब से कि पाकिस्तान टीम को किस तरह इंशाल्लाह सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आज की खबर थी पाकिस्तान टीम के हवाले से। उसके अलावा आज चलते हैं जी सरफराज और अबरार की तरफ। सरफराज अहमद को जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था उन्होंने, डी कैटेगरी में रखा था, डी से प्रमोट करके अब उन्होंने जी बी कैटेगरी में कर दिया, जो कि वो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेले थे मिडल ऑर्डर में, डोमेस्टिक में परफॉर्म कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर था जी सोशल मीडिया पे उनकी जो डाला गया है मैनेजमेंट के ऊपर कि क्यों इनको डी कैटेगरी में रखा है वो। और अब इसका ऐसा प्रेशर डला है कि वो अब कोशिश कर रहे हैं कि बाबर को कैप्टनसी भी दी जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खास खबर आ नहीं रही। लेकिन मुश्किल लग रहा है कि मुझे अब बाबर कह रहा हूँ, सरफराज कैप्टनसी के हवाले से कोई इतने मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी चाहेंगे दोबारा से कैप्टनसी करना, क्योंकि अब वो मोमेंटम टूट गया है। जब एक रिदम में चल रहे होते हैं उस टाइम किसी को गिराना ये गलत चीज़ होती है। तो मैं समझता हूँ अब वो कैप्टनसी की तरफ तो खैर नहीं आएंगे, लेकिन वो टीम में आने की पूरी कोशिश करेंगे। और वो उनका प्रेशर भी है, वो अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बी कैटेगरी उनको जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दी है। उसके बाद इब्रार को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला था, तो अब उनको सी कैटेगरी में डाला है। तो ये आज की खबर थी इब्रार के हवाले से कि उनको अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट में, उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। ये मैं समझता हूँ कि ये ज़का अशरफ साहब के बेटे जो पीछे से लीड कर रहे होते हैं, मुझे नहीं समझ आती उनकी मंतक की आज तक के वो क्या करते रहते हैं। अब ज़का अशरफ साहब खुद क्यों नहीं मैनेजमेंट में प्रॉपरली तौर पे इन्वॉल्व हैं, जबकि अपने बेटे को लगाया हुआ है। वो शायद उनकी शुगर मिलें चल रही हैं, उनको उसी चीज़ की टेंशन है। इधर पाकिस्तान टीम की और मैनेजमेंट की कोई टेंशन नहीं है उनको, वो सिर्फ आते हैं सीट पर बैठ के चले जाते हैं, फैसले तो पीछे से ही हो रहे होते हैं। तो ये मामला चल रहे हैं। तो ये हालात वाक़यात थे, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करें। मुझे और पाकिस्तान टीम को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।